जस्ट थोड़ा सा कॉशियस होना है और वी आर एबल टू क्रैक इट। ठीक है, तो जैसे कि इसका जो सिलेबस है वो है हमारे पास, स्टार्टिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में, बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में। और जो हमारे पास नेटवर्क होता है, बेसिकली जो नेटवर्क है इसका जो यूज होता है वो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि आपने नेटवर्क पढ़ लिया तो केवल ये यहीं पे काम आएगा। जब नेटवर्क पढ़ते हो तो इसकी जो थ्योरम्स होती हैं, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ये आप लोगों ने लॉ के अंदर भी इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स आपके पास थोड़ा बहुत आप लोग यूज करते हो माइक्रोवेव के अंदर भी, एस पैरामीटर्स वगैरह के अंदर, या फिर कम्युनिकेशन के अंदर आप एबीसीडी पैरामीटर्स यूज करते हो। ठीक है, तो जब हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे ना तो हम पढ़ेंगे बेसिकली बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में। बेसिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है आर, एल और सी, और इनको किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, आप इनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, और अगर ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लगते हैं तो आपका जो नेटवर्क होता है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, बेसिकली उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा नेटवर्क के अंदर, आप लोगों ने पढ़ा होगा नेटवर्क के अंदर डायोड के बारे में। और जब आप डायोड पढ़ते थे, तो होता क्या था उसके अंदर कि आप जब डायोड आपने पढ़ लिया कि भाई किस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन फाइनली आप क्या देखते थे कि डायोड का बिहेवियर कैसा है, कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बीच में वो बिहेव कैसे कर रहा है। वो एक सिंगल आर एलिमेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, या फिर एक स्विच की तरह इस्तेमाल हो रहा है, या फिर कैपेसिटर की तरह इस्तेमाल हो रहा है, या फिर रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट ऑफ कैपेसिटर, इस तरीके से यूज हो रहा है। तो बेसिकली हमारे पास जितने भी एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग वहां पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। और सर्किट्स के अंदर हम क्या करते हैं, उनका इक्विवेलेंट मॉडल जो होता है, वो जो भी हम डिवाइसेस वगैरह पढ़ते थे उनका इक्विवेलेंट मॉडल इन टर्म्स ऑफ आर, एल और सी के रिस्पेक्ट में हम लोग ड्रॉ करते हैं, ताकि हम लोगों को चीजें जो समझनी होती है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाती हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा हमारे पास होता है, ठीक है, ये तो थे हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स। इसके बाद हम लोग जाएंगे कि हमने पढ़ लिया कि आर का बिहेवियर कैसा होता है, आर एल का बिहेवियर कैसा होता है और सी का बिहेवियर कैसा होता है, कि कंपोनेंट्स बेसिकली करते क्या है, कि रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंडक्टर क्या करेगा, या कैपेसिटर क्या करेगा। उसके बाद कि अगर मैं इनके थ्रू कुछ एनर्जी प्रोवाइड करता हूं तो इनका बिहेवियर कैसा होगा, उसको हम लोग डील करते हैं बेसिक लॉज के अंदर। बेसिक लॉज में आपके पास आ जाएगा ओम्स लॉ, कि भैया वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है आपके पास, केवीएल और केसीएल की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किस तरीके से काम करता है जब हम एक सर्टेन टाइप ऑफ एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यही जो बेसिक लॉज हैं इन्हीं को हम लोग कंबाइन कर देते हैं, जिसको हम और इनको हम लोग यूज करते हैं जब बोलते हैं मेथड ऑफ एनालिसिस। मेथड ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ केवीएल एंड ओम्स लॉ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ केवीएल, केसीएल एंड ओम्स लॉ, जिसको हम बोलते हैं नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस। नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस के बारे में डील करेंगे हम उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आएंगे हमारे पास थ्योरम्स के। अब आपके पास मतलब लाइक आरएलसी जो है उससे जो आपने डिवाइस बनाया वो बहुत बड़ा है, मतलब जो आपका सर्किट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जब वो सर्किट अगर आपके पास बहुत बड़ा होगा, जब आपके पास वो सर्किट जो है वो बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर ठीक है, कि उस सर्किट को बहुत सिंप्लीफाई वे में, मतलब लाइक अगर मेरे को बहुत बड़े सर्किट है, लाइक कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, इसको केवल एक एलिमेंट, क्योंकि हमें जनरली करना क्या होता है कि मेरे को किसी एक एलिमेंट ही ऐसा होता है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, या जिसके थ्रू मैं करंट या वोल्टेज निकालने में, मतलब मेरे को मतलब लाइक मेरा कंसर्न होता है कि मेरे को इसके थ्रू करंट या वोल्टेज निकालनी है, ठीक है, या पावर निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ते हैं। नेटवर्क थ्योरम्स क्या करती हैं, बेसिकली आपकी बहुत जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के थ्रू आप करंट या वोल्टेज निकालना चाहते हैं उसी के थ्रू आप करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं। बस होता क्या है कि आप उसको बार बार चेंज करते हैं। सपोज करो ये 1 ओम था, आप नोडल से इस्तेमाल किया, अब इसको आपने कर दिया 10 ओम्स, तो आपको बार बार पूरी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सिंपली पूरा का पूरा जो सर्किट था उसको इन टर्म्स ऑफ एक वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हो, और ये जो लोड है इसको यहां पे लगा दे जाते हो, और इसकी जो वैल्यू होती है इसको चेंज करते रहते हो। तो नेटवर्क थ्योरम क्या करती है, बहुत बड़े सर्किट को बहुत छोटा कर देती है। ये बेसिक कहानी है इसके अंदर। ठीक है, बाकी हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है।
इसके बाद आता, जब आप नेटवर्क थ्योरम पढ़ लेंगे तो बेसिकली आप ना ऑलमोस्ट 70% जो है नेटवर्क कवर कर चुके होंगे, क्योंकि यही सब चीजें जो होंगी घूम फिर के आगे इस्तेमाल हो रही होंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी चीजें होंगी कि आपको ना कंसेप्ट देखने होंगे कि भैया वो कंसेप्ट किस तरीके से काम कर रहे हैं। बट ऑल इन ऑल अगर आप यहां तक समझ गए कि भैया नेटवर्क थ्योरम्स किस तरीके से एप्लीकेबल है, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। इसके बाद आपके पास जो आता है, ठीक है, जब आप ये पढ़ चुके होगे तो इसके बाद एक चीज आती है टाइम डोमेन एनालिसिस। एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस। टाइम डोमेन एनालिसिस नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे बेसिकली कि देखो, एक तो होता है कि जब भी हम किसी चीज को ऑन करते हैं तो उसके अंदर हल्के से डिस्टर्बेंसेस आते हैं, तो उन डिस्टर्बेंसेस की हम बारे में बात करेंगे, जिसको आप लोग जनरली बोलते हो ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट, क्योंकि जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होते हैं। जो आपके पास डिस्टर्बेंसेस होंगे वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होंगे, तो उसको हम लोग डील करेंगे टाइम डोमेन एनालिसिस के अंदर। उसको हम लोग डील करेंगे टाइम डोमेन एनालिसिस के अंदर, ठीक है। इसके बाद जब हम टाइम डोमेन एनालिसिस पढ़ लेंगे उसमें हम जनरली बात करेंगे ट्रांजिएंट्स के बारे में, कि मतलब जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनका इफेक्ट क्या होता है हमारे सिस्टम के ऊपर। क्या वो डिस्टर्बेंसेस इतने ज्यादा तो नहीं है कि हमारा सर्किट उसको विथस्टैंड ही ना कर सके, ठीक है। तो वो सब चीजें पढ़ते हैं हम लोग टाइम डोमेन एनालिसिस के अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस, एसी एनालिसिस का मतलब होता है कि इससे पहले वाला जितना भी पार्ट था ना वो पूरा का पूरा डीसी में चलेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस में जनरली क्या पढ़ते हैं हम लोग कि रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो आर और सी होते हैं, मतलब उसमें जो मेन टॉपिक होता है वो आपके पास रेजोनेंस और पावर ही है एसी के अंदर हमारे लिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं बट हम जनरली डील करेंगे अच्छा रेजोनेंस क्या है, पावर क्या है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि आर, एल और सी उनका बिहेवियर कैसा होता है एसी के अंदर, वो किस तरीके से बिहेव करेंगे जब उनको एसी प्रोवाइड किया जाएगा। क्या उनका नेचर जैसा डीसी में था वैसा ही एसी में होगा या थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यही कि हमारे पास अगर कोई भी नेटवर्क दे रखा है, कोई भी नेटवर्क दे रखा है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाप्लास, विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। क्योंकि कई हमारी चीजें होंगी, जैसे कि हमारे सपोज करो हमारे पास डेल ऑफ टी है, ये इंपल्स फंक्शन होता था। अब इंपल्स फंक्शन के साथ सर्किट को कैसे सॉल्व करना है ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी सर्किट को विद द हेल्प ऑफ लाप्लास से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो आता है टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क और लास्ट जो हमारे पास बचेगा, ठीक है, दैट वाज बेसिकली ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी से बेसिकली बहुत कम आता है, ठीक है। और बेसिकली ये जो पार्ट होता है ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल के अंदर ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अब ये बिल्कुल ना के बराबर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑल इन ऑल सिलेबस था। अगर आप बुक लेना चाहते हो तो इसके लिए जो बुक्स हैं, अगर आप बुक्स लेना चाहते हो तो जो इसकी बुक्स हैं वो हैं बेसिकली सादिक्यू, वेन वेल्कनबर्ग, डब्ल्यू हयात एंड डी कार्लो। डी कार्लो बहुत अच्छी किताब है, लेकिन आज तारीख है हमारे पास बेसिकली 11 या 12, आज है 11 तारीख, ठीक है। आज 11 तारीख है हमारे पास, और हमारे पास फरवरी बेसिकली 2 महीने रह गए हैं, केवल 2 मंथ्स। तो अब हमारे लिए जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हम इस डी कार्लो को खत्म नहीं कर सकते, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 महीने रह रहे हैं, सिलेबस बहुत है, ठीक है। और इस टाइम पे जो है बेसिकली आपको टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। इस टाइम पे आपको जो बेसिकली जो आपकी टेस्ट सीरीज थी वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक। तो मेरा मानना ये है कि अगर सपोज करो जैसे अब केवीएल, केसीएल, नोडल या फिर नेटवर्क थ्योरम है, यहां आपको मैं गारंटी देके कह रहा हूं कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप पढ़ लोगे यहां पे और आपका नहीं निकलेगा। हाँ, कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल तुमको थोड़ी सी वो कहानी हो सकती है जो कि रेजोनेंस के अंदर हो सकती है। बेसिक रेजोनेंस तो सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कई बार होता है कि लोग ना उसके अंदर जाना चाहते हैं कि रेजोनेंस और पावर के बारे में, पावर स्पेशली इन केस ऑफ एसी। तो वो जो दो टॉपिक है जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसकी केवल बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डी कार्लो को जो है फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट टू डाउनलोड करो, खरीदने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। और अगर टाइम नहीं है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और टेस्ट सीरीज, ठीक है। इस टाइम पे केवल यही है क्योंकि 2 महीने रह गए हैं एंड दैट टू वेरी क्रूशियल, ठीक है, 2 मंथ है, लास्ट 2 महीने है हमारे पास, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि अपने को 2023 का वेट करेंगे, इसी साल देना है 2021 में, ठीक है। तो हम इस बुक को, मतलब बुक्स उसके लिए लेना कि जो टॉपिक तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मतलब लाइक कि या तुम क्लास अटेंड करना भूल गए हो, या फिर ऐसा हो गया है कि मैं पढ़ा रहा था, घर में कोई आ गया, उस टाइम पे तुम उस चीज को देख नहीं पाए हो, ठीक है। तो उस किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अगर तुमको किताब उठानी है, इट्स ओके, बट अगर तुम पूरा का पूरा इसके तो किताब से पढ़ने लग जाओगे तो इस टाइम पे वो जो है वो बेवकूफी होगी, क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत मतलब लाइक लिमिटेड है अपने पास इस टाइम पे। हाँ, किसी एक आध टॉपिक के लिए आप पढ़ना चाहते हो, आई डोंट, मतलब मेरे को तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम पूरा पढ़ सकते हो इट्स अप टू यू, बट हाँ टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, तो अपने पास कर नहीं पाएंगे इसलिए, ठीक है। तो ये कहानी है हमारे पास, ये बुक्स है, ठीक है। और इसके अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है जो मेरे को तुमको इस सब्जेक्ट के बारे में बताना है। हाँ, अगर आपको बेसिकली थोड़ा बहुत लाप्लास पहले से पता है और मैट्रिक्स पता है तो ये चीजें सॉल्व करना बहुत आसान, ये सब्जेक्ट जो है ना, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, लाप्लास आता है, मैट्रिक्स आता है, तो ये सब्जेक्ट बहुत ईजी हो जाएगा। अगर ये नहीं भी आता है तो भी इजी रहेगा, बट ये है कि उसके अंदर आप कैलकुलेशंस में एरर करोगे, वो मेरी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, ठीक। तो ये था हमारे पास बेसिकली सिलेबस और बुक्स के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, कि हमारे जो सब्जेक्ट है, अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो बेसिकली है, जिसका नाम होता था वो ये होता था, सर्किट एंड नेटवर्क्स। तो देखो, पहली चीज कि सर्किट और नेटवर्क में डिफरेंस क्या होता है, वैसे जनरली कोई पूछता नहीं है, बट कई बार इंटरव्यूज के अंदर टाइम पास के लिए लोग पूछ लेते हैं कि तुम्हारा सर्किट्स और नेटवर्क के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो बेसिक कहानी क्या होती है कि आपका जो नेटवर्क होता है, ठीक है, उसका सिंपल सा होता है इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट। जब भी आपको कहीं पे नेटवर्क लिखा मिलेगा तो उसका सिंपल सा मतलब होगा इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन ऑफ द कंपोनेंट, सिंपल इंटरकनेक्शन ऑफ द कंपोनेंट, दैट इज नोन एज नेटवर्क। अगर कंप्यूटर्स के बीच में है तो कंप्यूटर नेटवर्क हो जाता है वो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल के बीच में है तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो जाता है, ठीक है। ह्यूमंस के बीच में है तो ह्यूमन नेटवर्क हो जाएगा। लाइक सपोज करो आपका एक डिवाइस यहां पे है, 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 ठीक है। तो ये आपका एक नेटवर्क है। जैसे आपका जैसे अगर सपोज करो कंप्यूटर होता, ये जो डॉट्स हैं अगर आपके डिवाइसेस की जगह ये जो है बेसिकली कंप्यूटर हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, कंप्यूटर नेटवर्क हो जाएगा। वहीं पे अगर ये जो है डिवाइसेस जो हैं ये कंप्यूटर ना होके रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर्स हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक। कि जहां पे भी आपके पास इंटरकनेक्शंस होंगे कंपोनेंट्स के, दैट इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। और अगर इसी नेटवर्क के अंदर, इसी नेटवर्क के अंदर आपको अगर कोई क्लोज्ड पाथ मिल जाए, अगर इसी नेटवर्क के अंदर आपको कोई क्लोज्ड पाथ मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं सर्किट, तो उसको हम बोलते हैं सर्किट। सर्किट इज नथिंग बट अ क्लोज पाथ, क्लोज पाथ मतलब इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स हैविंग अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है। हैविंग अ क्लोज्ड पाथ मतलब इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट having closed path, सिंपल। मतलब ये पूरा का पूरा नेटवर्क था, लेकिन इसके अंदर ये वाला जो पार्ट था, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज नेटवर्क, सॉरी सर्किट। ये पूरा का पूरा नेटवर्क था और उसका ये वाला जो पार्ट था, केवल इतने ही पार्ट को आप सर्किट बोल पाओगे क्योंकि इसके अंदर आपके पास डिवाइसेस के बीच में एक क्लोज्ड पाथ है। अब ये डिवाइसेस के बीच में क्लोज्ड पाथ है। लाइक सपोज करो मैं इसको लगा देता हूं R1, R2, R3। अब ये जो है, अगर इसको आप बोलोगे तो दिस इज बेसिकली नेटवर्क।
क्योंकि यहां पे कहीं पे भी क्लोज पाथ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये क्या कहलाना शुरू कर देगा, सर्किट। सिंपल, पूरा का पूरा नेटवर्क था, और जहां पे मतलब कोई भी चीज है बेसिकली वो नेटवर्क तो हो ही सकती है, लेकिन अगर वो क्लोज पाथ मिल जाएगा तो आप उसको सर्किट बोल सकते हो। अगर क्लोज पाथ नहीं है तो उसको नेटवर्क बोल दो। बट हाँ, क्लोज पाथ नहीं है तो वो सर्किट नहीं हो सकता है। अगर आपका क्लोज पाथ नहीं है तो सर्किट नहीं हो सकता है, नेटवर्क को तभी भी हो सकता है। तो इसका मतलब सपोज करो अगर ये नेटवर्क है तो इसके अंदर वाली जो चीजें हैं वो सर्किट्स होंगी। मतलब एवरी सर्किट इज अ नेटवर्क, बट नॉट ऑल नेटवर्क्स आर सर्किट। ठीक है, कुछ कुछ इस तरीके से। ओके, अब आते हैं हम लोग बेसिक कहानी के ऊपर। ठीक है, कि हमारे पास कितने तरह के, मतलब लाइक जैसे ना, अब हम एक मेजर क्लासिफिकेशन करेंगे, मेजर क्लासिफिकेशन। तो ऑल इन ऑल अब मेरे को ये बताओ कि दुनिया में कितने तरह के लोग होते हैं। मतलब टाइप कर सकते हो, ऑन करके, माइक ऑन करके बता सकते हो, तो इट्स अप टू यू। दुनिया में बेसिकली कितने टाइप के लोग होते हैं? दुनिया में बेसिकली कितने टाइप के लोग होते हैं? दो। हाँ शिव प्रकाश, कौन कौन से? अच्छे और बुरे न। बाबा का ढाबा देखा है अभी? कौन अच्छा कौन बुरा, देर इज वेरी ब्लर लाइन अबाउट इट। ठीक है, तो अच्छे बुरे तो नहीं होते हैं यार, ये तो आदमी के अंदर ही हो जाते हैं। इसके अलावा अमीर और गरीब, बिल्कुल सही, यही है दो कैटेगरी, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो हमारे पास बेसिकली दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं अमीर और एक होते हैं गरीब। ठीक है, जनरली हमारे पास यही दो चीजें होती हैं। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? देखो, अमीर क्या करता है, देने का काम करता है। अमीर क्या करता है, देने का काम करता है। ठीक है, और गरीब क्या करता है, हमेशा लेता ही रहता है। ठीक है, हमेशा लेता रहता है, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो पैसा जितना लगाएगा उतना ही उसको एक्स्ट्रा होके मिलेगा। और गरीब आदमी क्या करता है, दिवाली की शॉपिंग करता है, जो थोड़ा बहुत कमाया होता है वो भी खर्च कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अमीर होता है या फिर रिच, और यहां पे आ गया हमारे पास पुअर। तो जो रिच होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं चीजों को, और जो पुअर होते हैं वो बेसिकली रिसीव करते हैं चीजों को जो उनको मिल जाती हैं। ठीक है, प्रोवाइड। तो इसीलिए जो प्रोवाइड करता है इसको हम बोलते हैं, इन द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिकल, दे आर बेसिकली नोन एज एक्टिव कंपोनेंट्स। दे आर बेसिकली नोन एज एक्टिव कंपोनेंट्स। और जो लोग रिसीव करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। उनको हम बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। तो एक्टिव कंपोनेंट जो कि प्रोवाइड करेंगे। अब ये प्रोवाइड क्या करेंगे, ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? देखो, एनर्जी, जैसे हमारे पास जो पूरी पूरी दुनिया चलती है वो चलती है पैसे पे, वैसे हमारे सिस्टम किस पे चलता है, एनर्जी पे। ठीक है, तो एक्टिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि एनर्जी या पावर प्रोवाइड करते हैं। एक्टिव कंपोनेंट क्या हो गए, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या फिर पावर प्रोवाइड करेंगे। जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या पावर प्रोवाइड करेंगे, और ये क्या करेंगे, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड की गई है उसी को ये क्या कर देंगे, डिसिपेट कर देंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, जो भी करेंगे मतलब इनके हाथ में है। ठीक है, ये इसको क्या करेंगे, इस एनर्जी को बेसिकली यूज करेंगे। ये जनरेट नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट जनरेट। ठीक है, इनके अंदर जनरेशन नहीं होता, ये यूज हो सकते हैं केवल। तो अगर एक्टिव की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन जो आएगी हमारे पास कि एक्टिव कंपोनेंट आर दोस कंपोनेंट विच कैन प्रोवाइड the energy, which can provide the energy or enhance the energy, which can provide the energy or enhance the energy। अब देखो, provide the energy में आते हैं हमारे पास, आते हैं सोर्सेस। ठीक है, सोर्सेस जैसे हमारे पास वोल्टेज सोर्स हो गया या फिर करंट सोर्स हो गया। ये क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों ही या तो वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे या करंट प्रोवाइड करेंगे, और दोनों की दोनों चीजें ही हमारे पास क्या होती हैं, दोनों की दोनों चीजें जो हमारे पास हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, एनर्जी ही होती हैं। दोनों की दोनों चीजें क्या होती हैं, हमारे पास एनर्जी होती है। और एनहांस द एनर्जी का एग्जांपल है हमारे पास एम्पलीफायर।
कि इनपुट की जो पावर होगी वो आउटपुट की पावर कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, आउटपुट के अंदर पावर आपकी ज्यादा हो जाती है, तो क्या करता है, एनर्जी को वो इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए जो एम्पलीफायर्स होते हैं दे आर बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव, दे आर बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव कंपोनेंट, दे आर बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव कंपोनेंट। अब पैसिव कंपोनेंट्स क्या होंगे आपके पास, पैसिव कंपोनेंट्स जो होंगे दे आर बेसिकली रिसेप्शन, रिसेप्शन, ठीक है, रिसिपिएंट्स, दे आर बेसिकली रिसिपिएंट्स ऑफ एनर्जी, मतलब बेसिकली उनको जो एनर्जी मिलेंगी वो उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। अब देखो सपोज करो कि तुमने क्या किया, तुमने मेरे को 100 रुपए दिए, तुमने मेरे को 100 रुपए दिए और मैंने क्या किया, उन 100 रुपयों को एक ही बार में खर्च कर दिया, एक ही बार में खर्च कर दिया। तुमने मेरे को 100 रुपए दिए और मैंने 100 के 100 रुपए जो थे बेसिकली वो खर्च कर दिए, ठीक है। तो तुमको वापस कितने मिलेंगे, तुमने मुझको 100 रुपए दिए थे और मैंने वो 100 के 100 रुपए खर्च कर दिए, तो तुमको वापस कितने मिलने वाले हैं, कोई भी, जीरो, बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को क्या मिला, मेरे को जितनी एनर्जी मिली मैंने वो सारी की सारी क्या कर दी, खर्च, मतलब 100 रुपए मिले, 100 के 100 खर्च कर दिए। तो बेसिकली मैंने क्या किया, उस पूरे को डिसिपेट कर दिया, मैंने उस पूरे को क्या कर दिया, डिसिपेट कर दिया। तो इसी जो बिहेवियर होता है ये होता है हमारा रेजिस्टेंस का, कि उसको चाहे कितनी एनर्जी दो वो सारी की सारी क्या कर देगा, डिसिपेट कर देता है, वो सारी एनर्जी को क्या करता है, डिसिपेट कर देता है। अब सपोज करो तुमने मेरे को 100 रुपए दिए, तो मैंने कहा कि यार नहीं, एक दिन में ऐसे खर्च करना अच्छी बात नहीं होती है, तो मैं क्या करने लग गया कि डेली 1 रुपीज खर्च करने लग गया, डेली 1 रुपीज खर्च करने लग गया, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि आफ्टर 10 डेज तुमने जो मेरे को दिए थे उसमें से कितने यूज कर सकते हो, तो कितने यूज कर पाओगे तुम, मैंने क्या किया, डेली 1 रुपए खर्च कर रहा हूं, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि 10 दिन के बाद तुम मुझको कितना रुपए मतलब लाइक तुम उसको यूज कर सकते हो, मुझसे वापस ले सकते हो, तो कितना ले पाओगे, 90, बहुत सही, ठीक है, 90 वापस ले पाओगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर आप मेरे से 90 वापस ले पा रहे हो, ठीक है, इसका मतलब क्या किया कि मेरे को जो 100 रुपए मिले थे उसको मैंने पहले क्या किया है, स्टोर कर रखा था, और उसी को क्या कर रहा था, मैं अपने डेली उसमें यूटिलाइज कर रहा था। तो जो स्टोरिंग का काम कर रहे हैं, यहां पे क्या किया है तुमने 100 रुपए दिए और वो 100 रुपए मेरे पास काफी टाइम तक थे, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, स्टोर कर पा रहे हो, और ये जो काम होता है ये करते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर, ये जो काम होता है ये करते हैं इंडक्टर स्लैश कैपेसिटर, ठीक है। इंडक्टर और कैपेसिटर जो होते हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, स्टोरिंग का काम करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्टोरिंग का काम करते हैं, ओके। ये तो हो गया बेसिक कहानी हमारे पास कि एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स की क्या कहानी होती है, ठीक है। अब हम इन सब चीजों के अंदर नहीं पढ़ेंगे कि भैया करंट क्या होता है, करंट की डेफिनेशंस क्या होती हैं, क्योंकि वो इस टाइम पे इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। कि भैया जो चार्ज होता है, अगर चार्ज खड़ा हुआ है एट रेस्ट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी दैट विल गिव यू मेजर ऑफ वोल्टेज, सिंपल। कि अगर आपके पास कहीं पे भी एक चार्ज है, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब उस टाइम पे उसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि स्टैटिक है। जिस जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपको क्या बताती है, मेजर ऑफ वोल्टेज, मेजर ऑफ वोल्टेज। अगर यही इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाता है तो उसमें क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो हमें क्या बताती है, मेजर ऑफ करंट। जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मूवमेंट हो गई इसका मतलब करंट के टर्म से बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर चार्ज खड़ा हुआ है, जैसे कि सपोज करो एक तरफ 10 इलेक्ट्रॉन है और एक तरफ 9 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा तुम्हारे पास, यहां पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक तरफ खड़े हैं, ये एक तरफ खड़े हुए हैं, तो इनके बीच में तुमको पोटेंशियल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे मिल गया तुमको, ठीक है, तो वोल्टेज मिल गई। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देता है तो तुमको क्या पता लग जाएगा कि करंट कितना फ्लो कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे सोर्सेस के बारे में, जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर कि एक्टिव कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे दो हैं, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज सोर्स के बारे में कि वोल्टेज सोर्स की क्या कहानी है। वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब क्या होता है, वोल्टेज सोर्स एक ऐसी चीज होती है, जो कि आपको क्या प्रोवाइड करती है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करती है, जो आपको क्या प्रोवाइड करती है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करती है। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज करो ये
एक कुआं है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है बेसिकली, पानी भरा हुआ है, ठीक है, एक कुआं है और इसके अंदर क्या हुआ है बेसिकली, पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब ये जो हाइट है ना आपके पास, ये जो हाइट है यहाँ पे, ठीक, ये जो हाइट है यहाँ पे जो पानी भरा हो, इस पानी को अगर आप इलेक्ट्रॉन मान लोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको बाहर तो निकल नहीं रहे हैं, तो ये जितने भी जो पानी की जो हाइट होगी वो आपको क्या बता देगी कि इसके अंदर मेजरमेंट, यहाँ पे आपके पास मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज कितना है, आपके पास मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज कितना है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज कितना है, ठीक, आपके पास मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज कितना है ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अभी कहानी क्या आ जाती है आपके पास, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज पता लग गया आपको। अब कहानी क्या होती है, सपोज करो आपके घर के अंदर ना, मतलब एक कुआं है, आपका घर है, ठीक है, जो बिहार से होंगे उनको ज्यादा क्लियर होगा, बट यहां से कोई है नहीं बिहार से, तो ऐसा अज्यूम करो कि तुम्हारे घर में तुम 4 मेंबर हो, ठीक है, ये तुम 4 मेंबर हो। अब एक बात बताओ, अगर तुम इस कुएं का डेली पानी यूज करते हो तो क्या जो हाइट है, जो हाइट है, ठीक है, सपोज करो एक दिन की बात करता हूं, क्या एक दिन के अंदर इस हाइट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, जो कुएं के अंदर पानी था क्या उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या अगर तुम 4 लोग हो घर के अंदर तो कुएं की जो हाइट है क्या उसके ऊपर, मतलब उससे तुम पानी यूज कर रहे हो नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, उस पर कोई फर्क पड़ेगा हाइट ऑफ वाटर पे? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाता है, ठीक है, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाता है और वो अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं, सपोज करो 2 लोग आ गए, तो क्या अब तुम्हारा जो डेली रिक्वायरमेंट था उसकी वजह से क्या पानी का जो कंटेंट था वो कम होगा या फिर सेम ही रहेगा? मतलब लाइक कम होने का मतलब ऐसा नहीं कि पॉइंटों में कम हो गया, मतलब एक विजिबल रिडक्शन दिखाई देगा तुमको या नहीं दिखाई देगा? सेम रहेगा, कोई रिडक्शन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है वोल्टेज सोर्स, इसी तरीके से होता है वोल्टेज सोर्स, कि वोल्टेज सोर्स क्या करने वाला है कि आपके पास सपोज करो दिस इज आर एस, दिस इज, ठीक है, एंड दिस इज योर आर एल प्लस माइनस, दिस इज वोल्टेज सोर्स, कि यहां पे आप जो सब थे वो ये लोड की तरह थे, लोड की तरह थे। ठीक है, अब ये लोड कितना ही चेंज हो जाए, ये लोड कितना ही चेंज हो जाए, बट आपकी जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखो जब हम सोर्स की बात करते हैं, जब हम सोर्स की बात करते हैं, जैसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है मेरे पास वो है बेसिकली सन, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सन इज बेसिकली अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब हम उससे कितनी एनर्जी लेते रहते हो, खत्म नहीं होती है, मतलब हाँ आज से शायद 200-300 करोड़ साल बाद खत्म हो जाए, लेकिन तब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा। एक ह्यूमन की लाइफ टाइम के अंदर वहां से जो एनर्जी आ रही है उस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही जब हम डिवाइसेस की बात करते हैं, वैसे ही जब हम डिवाइसेस की बात करते हैं, तो जब मैं इस वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब अगर मैं इसको 10 दिन चला रहा हूं, 40 दिन चला रहा हूं, 1 साल चला रहा हूं, तो इसकी वोल्टेज सोर्स के ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क, इस वोल्टेज सोर्स के ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, जैसे 2 लोग एक्स्ट्रा आ गए थे, कोई फर्क पड़ा नहीं, अगर 4 लोग भी आ जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तक भी क्या कहलाएगा, सोर्स ही कहलाएगा। लेकिन हाँ, ये जो तुम्हारा सोर्स है ये तभी काम कर रहा था, जो वेल था, जब केवल तुम्हारा घर इंक्लूडेड था। अगर सपोज करो पूरी डिस्ट्रिक्ट में इस कुएं से पानी देने लग जाएंगे हम लोग, अगर पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम इस कुएं से पानी देने लग जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा डेफिनेटली, तो ये डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा विद इन 2 और 3 डेज, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रिक्ट के लिए सोर्स की तरह काम नहीं कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट के लिए सोर्स की तरह कौन काम करेगा, रिवर। डिस्ट्रिक्ट के लिए सोर्स की तरह कौन काम करेगा, बेसिकली रिवर काम करेगी हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारे पास, जैसे हमारे पास ये था बेसिकली एक लोड है, ठीक है, ये हमारे पास एक लोड था। अब जो हमारे पास ये जो वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये यहां से अपने को बेसिकली ये था इस तरीके से, ठीक, आरएल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब इस लोड की वैल्यू को मैं कितना ही चेंज कर लूं, इस लोड की वैल्यू को मैं कितना ही चेंज कर लूं, यहां पे जो इसके अक्रॉस वोल्टेज मेरे को मिलेगी लोड के अक्रॉस वो सेम रहनी चाहिए। यही डेफिनेशन होती है एक वोल्टेज सोर्स की, कि वोल्टेज सोर्स के अंदर आपको कभी फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका लोड कितना है, आपका लोड कितना भी हो, लेकिन आपकी जो वोल्टेज है, आपकी जो वोल्टेज है
वो थ्रू आउट जो है वो सेम रहनी चाहिए। आपकी जो वोल्टेज है वो बेसिकली थ्रू आउट जो है वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या होता है, देखो आपकी जो वोल्टेज है वो थ्रू आउट सेम रहनी चाहिए। इसका मतलब क्या था कि सपोज करो ये 5 वोल्ट का एक सोर्स है आपके पास, ठीक है, सपोज करो ये 5 वोल्ट का एक सोर्स है। अब मैं ले लेता हूं कि Vs की वैल्यू जो थी आपके पास, ठीक है, Vs, IL, RL, VL, ऐसे अज्यूम कर रहे हैं अभी, ठीक है। सपोज करो Vs वॉज 5 वोल्ट, तो ये तो हमेशा सेम ही रहने वाला है, ठीक है। और लोड की वैल्यू सपोज करो मैं लेता हूं 1 वोल्ट, सॉरी 1 किलो ओम। अगर 1 किलो ओम लूंगा तो मेरा देखो करंट क्या हो जाएगा, अभी हम लोग V = IR हम सबको पता है, तो हम उन्हीं सब चीजों को यूज करेंगे, ठीक है, हम उन्हीं सब चीजों को यूज करने वाले हैं। तो देखो 5 / 1 दैट इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो लोड वोल्टेज क्या रहेगी तभी भी 5 वोल्ट ही रहेगी। अब इसके अंदर 10 किलो ओम अगर हो जाता है तो मेरी करंट की वैल्यू जो होगी, देखो 5 / 10 दैट इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्प्स, ठीक है। लेकिन आउटपुट वोल्टेज इज 5 वोल्ट, 5 / 100 दैट इज इक्वल टू 0.05, दिस इज 100 किलो ओम्स। स्टिल आउटपुट वोल्टेज इज 5 वोल्ट। इसका मतलब कि अगर मैं एक एक्सिस पे वोल्टेज बनाता हूं और दूसरे एक्सिस पे करंट बनाता हूं, सपोज करो मैंने यहां पे ले लिया करंट और यहां पे ले लिया मैंने वोल्टेज, तो मैंने देखा कि मेरी करंट कम या ज्यादा कितना ही हो जाए, मतलब करंट मेरा कम हो रहा था लेकिन वोल्टेज मेरी 5 वोल्ट ही थी। अब सपोज करो इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये ओपन हो गया। अगर ये ओपन हो गया तो करंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 0, रेजिस्टेंस इज बेसिकली इंफिनिटी। तभी भी तुमको आउटपुट के अंदर कितना मिलेगा, 5 वोल्ट, क्योंकि कुछ भी करंट पास नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो वोल्टेज है ये एग्जैक्टली मतलब कि जब आपका करंट 0 है तब भी आपको 5 वोल्ट मिलेगा, और अगर आपका करंट देखो यहां पे बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज जो है आपके पास थ्रू आउट कांस्टेंट है। जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपके पास क्या है, थ्रू आउट कांस्टेंट है, कि आपका करंट कितना भी चेंज हो जाए लेकिन वोल्टेज के अंदर चेंज नहीं आता है, लेकिन वोल्टेज के अंदर चेंज नहीं आता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स यहां तक क्लियर है, ठीक है। कि आपकी लोड रेजिस्टेंस कितनी भी चेंज हो सकती है, कि आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो सपोज करो कि क्या होता है कि जब तुम पानी निकालते हो, जब इसमें से पानी निकालते हो, सपोज करो तुमने एक बाल्टी पानी निकाला, ठीक है। जब पानी निकालते हो तो कई बार क्या होता है कि इसके अंदर से थोड़ा बहुत पानी जो होता है वो रिटर्न गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का स्लोप रहता है, ठीक है, जिसका यूज करके आप निकालते हो। तो जब बाल्टी हिलती है तो जितना आपने निकाला था उसमें से कुछ जो पानी होता था वो वापस गिर जाता था इसके अंदर, ठीक है, दैट फॉल बैक्स अगेन, वो फॉल बैक कर जाता था, ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर पानी आया और पानी जो है आपके वापस इसके अंदर गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि जितना आपको चाहिए था यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपने तो यहाँ से बाल्टी निकाली थी और इसके अंदर इतना था भी कि बाल्टी निकल जाए, लेकिन क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस आर्किटेक्चर ऑफ दिस विलेज, आर्किटेक्चर ऑफ दिस वेल, उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो पानी था वो वापस इसके अंदर दोबारा अंदर चला गया। जो पानी था वो दोबारा कहां चला गया, अंदर चला गया। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आप क्या करोगे कि देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये था मेरा लोड, ये था मेरा वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और इस लोड के और इस ये जो था मतलब ये था वाटर सोर्स था और ये था वाटर की रिक्वायरमेंट। लेकिन क्या हो रहा था, इस वाटर सोर्स से जब मैं वाटर निकाल रहा था तो कुछ जो है फॉल बैक कर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स। और वो जरूरी नहीं कि उसमें वापस गिर जाए, हो सकता है कि जब आप कुएं में से पानी निकाल रहे थे, हो सकता है कि जब आप कुएं में से पानी निकाल रहे थे तो उसमें क्या हुआ, कुछ पानी जो था यहाँ पे मतलब लाइक यहाँ पे जमीन प्रॉपर नहीं थी तो आपने वहां बिखेर दिया, आपको किचन में लेके जाना था, तो किचन में पहुंचने से पहले, आपका किचन में पहुंचने से पहले बहुत सारा जो वाटर है वो बेसिकली रास्ते में गिर गया हो, ठीक है। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स होता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जब आपके दो डिफरेंट टाइप के मेटल्स मिलते हैं तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है, जिसकी वजह से आपको एक रेजिस्टिव सोर्स मिल रहा हो वहां पे, तो उनको हम लोग शो कर देते हैं इस आरएस के थ्रू, इस आरएस के थ्रू, और इसको अब हम कनेक्ट कर देंगे इस आरएस के थ्रू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक कंसिडर करेंगे, अब हम एक चीज कंसिडर करेंगे कि ये है आपका वीएस, एक है मेरे पास आरएस, एक है मेरे पास आरएल, एक है मेरे पास आईएल और एक है मेरी आउटपुट वोल्टेज वीएल। तो हम जो बेसिकली बनाते हैं वो वीएल और आईएल के रिस्पेक्ट में ही चीजें बना रहे होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, देखो सपोज करो कि वीएस तो अभी भी आपके पास सेम 5 वोल्ट ही है, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट
5 वोल्ट। और हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को मान लेते हैं 5 ओम। ये जो वैल्यू है इसको मान लेते हैं 5 ओम, ठीक है। तो सपोज करो अगर आपके पास ये जो वैल्यू होती ये भी 5 ओम होती, ठीक है, तो आपका करंट कितना हो जाता, 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। और अगर वोल्टेज की बात की जाएगी तो दिस इज 5.5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट्स। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो दिस इज 5 ओम एंड दिस इज सपोज करो 95 ओम्स, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास 100, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.05। और 0.05 को 95 के साथ करेंगे हम 95 मल्टीप्लाई बाय 0.05 दैट गिव्स यू 4.75 वोल्ट्स, 4.75 वोल्ट्स। अगर ये तो सेम रहेगी आपके पास, क्योंकि आपने जो बना दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगी वो हमेशा सेम रहेगी, केवल आप लोड को चेंज कर सकते हो। अगर आप लोड को और ज्यादा चेंज करते हो, सपोज करो 995 ओम्स कर देते हो, ठीक है, बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो 5 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज 0.005 एंड दैट इज 995 इंटू 0.005 दैट गिव्स यू 4.975, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, इन तीन के लिए बनाते थे हम लोग, ठीक है। यहां पे देखो अगर ये ओपन हो गया तो वोल्टेज, जब करंट जीरो होगा आपके पास तो वोल्टेज तो मैक्सिमम हो गया आपके पास 5 वोल्ट्स। लेकिन जैसे जैसे आपका करंट इंक्रीज कर रहा है, देखो यहां पे ध्यान से देखो, जैसे जैसे आपका करंट इंक्रीज कर रहा है आपकी वोल्टेज क्या कर रही है, धीरे धीरे रिड्यूस कर रही है। आपकी वोल्टेज क्या कर रही है, मतलब जब आपका करंट जीरो था उस टाइम पे आपके पास जो वोल्टेज मिलेगी वो 5 वोल्ट मिलेगी, क्योंकि ओपन में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यहां पे अगर आप मल्टीमीटर लगाओगे तो आपको बेसिकली डेफिनेटली 5 वोल्ट्स मिलेगा, ठीक है, आपको यहां पे डेफिनेटली 5 वोल्ट्स मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आपका करंट इंक्रीज कर रहा है आपकी वोल्टेज क्या कर रही है, रिड्यूस होती जा रही है। आपकी वोल्टेज क्या कर रही है, रिड्यूस होती जा रही है। इसका मतलब कि अब आपकी जो पहले आपको देखो, ये था हमारा आइडियल केस, ये था हमारे पास आइडियल केस, और अब जो हमारा बना ये जो डॉटेड है ये होता है हमारे पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। दिस इज बेसिकली प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या हमारे पास, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे कि हमारे पास बेसिकली जैसे जैसे करंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वोल्टेज जो है बेसिकली वो क्या करती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है वोल्टेज। जो रेड वाला है ये है मेरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो इसका मतलब जो मैं चाहता था वो तो मैं यही चाहता था कि हमेशा मेरे को 5 वोल्ट मिले कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से। मैं जो चाहता था मैं वही चाहता था कि कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स जो होगा मेरे पास ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स उससे मेरे को मिलना चाहिए 5 वोल्ट, और ये कंसीडरेशन होती है मेरे पास आइडियल। लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ नॉन आइडियलिटीज होती हैं, कुछ नॉन आइडियलिटीज होती हैं जिसकी वजह से आपको कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आपको कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलती है, और आपकी जो वोल्टेज होती है वो 5 वोल्ट एग्जैक्टली जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता, वो रिड्यूस होकर मिल रही होती है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जब आप कई बार टाई करते हो ना, सोल्डरिंग करते हो, उसकी वजह से भी आरएस जनरेट हो सकता है। इस आरएस की जनरेट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। जब आप कभी सिस्टम्स के अंदर जाके कभी बनाओगे, केमिकल रिएक्शंस वगैरह पढ़ोगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि अच्छा आरएस की जो है बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं कि आरएस वहां पे क्यों आया। बट हाँ ये है कि हमारे पास आरएस डेफिनेटली होगा। जैसे वाटर था, मैंने उसमें वाटर निकाला, वो मैं पूरा यूटिलाइज करना चाहता था, बट मैं पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था ड्यू टू मेनी रीजंस, कि मैं तेज भाग रहा था, बाल्टी का स्ट्रक्चर ऐसा था, हो सकता है कि वहां पे मिट्टी गीली थी, या फिर जो कुआं था वो थोड़ा पुराना टाइप का था, तो देयर एन नंबर ऑफ रीजंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। तो जब मेरे को अगर ये 5 वोल्ट मिलता तो इसको हम बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स, और जहां पे हमें एग्जैक्टली 5 वोल्ट नहीं मिलता, जो ये हमने पढ़ा है अभी, इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है, पक्का? ओके चलो अब आते हैं हम लोग करंट सोर्स के ऊपर। बेसिकली हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक वोल्टेज सोर्स और एक होता है हमारे पास करंट सोर्स, एक होता है हमारे पास करंट सोर्स।
अब एक बात बताओ कि क्या जब तुम बाजार गए हो, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना 2 मिनट, ठीक है, क्या तुम कभी भी जब बाजार गए हो तो तुमने कभी भी ऐसे मांगा है कि मतलब मेरे को 2 एम्पियर का करंट सोर्स चाहिए, 2 एम्पियर का करंट सोर्स चाहिए? बस ऐसा सोचना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, या फिर मुझे जब मैं वापस आऊं मतलब 2 मिनट के अंदर, ठीक है, तो मेरे को बताना कि क्या तुमने कभी कोई करंट सोर्स देखा है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स कभी देखा है, ठीक है, बस 2 मिनट। हाँ बताओ, क्या कभी कोई करंट सोर्स देखा है तुम लोगों ने, प्रैक्टिकल करंट सोर्स खरीदा है? बोलो, हेलो। नो सर, मे बी। कहाँ पे मोबाइल चार्जर? मोबाइल चार्जर भी जो आप लेके आते हो ना, तो वो उसमें लिखा होता है 5 वोल्ट और 1 एम्पियर, 1 एम्पियर या 2 एम्पियर। तो वो जो 1 एम्पियर और 2 एम्पियर लिखा होता है उसका मतलब होता है दैट इज द मैक्सिमम करंट दैट दे कैन ट्रांसफर। मैक्सिमम वैल्यू होती है जब भी हम लिख के जाते हैं ना कि 5 वोल्ट और 10 मिली, लाइक जब तुम बैटरी भी खरीदोगे, सेल भी खरीदते हो, तो उस पर लिखा होता है 5 वोल्ट और 0.1 मिली एम्प्स, या फिर 5 वोल्ट और 1 एम्पियर, ठीक है, या फिर 5 वोल्ट और 2 एम्पियर, 2 मिली एम्प्स, ठीक है, और मिली एम्पियर आर के हिसाब से होता है ये। बट हाँ, ये आपको बताता है कि मैक्सिमम करंट आप कितना दे सकते हो, मैक्सिमम करंट कितना दे सकते हो आप, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास देर इज नो सच थिंग एज प्रैक्टिकल करंट सोर्स। हमारे को कभी भी कहीं पे भी एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स नहीं मिलता है। मतलब क्योंकि देखो, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का मतलब क्या है, किसी भी सोर्स का मतलब क्या है कि वो जो है थ्रू आउट उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इवन दो जो मैं वीएस लगा रहा था, मेरे को मालूम है लोड के हिसाब से मेरी वैल्यू चेंज हो रही थी, लेकिन इसके अक्रॉस मेरी वैल्यू हमेशा 5 वोल्ट थी, उसके अक्रॉस मेरी जो वैल्यू थी वो 5 वोल्ट थी, मैं उससे निकाल नहीं पा रहा था। दैट इज आवर प्रॉब्लम, ठीक है, आइडियल प्रैक्टिकल केस के अंदर। लेकिन जब भी हम वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि कांस्टेंट वोल्टेज 5 वोल्ट, करंट शुड चेंज। वैसे ही अगर करंट सोर्स की बात करता हूं तो जो हमारा आइडियल करंट सोर्स है वहां पे आपका करंट जो है वो थ्रू आउट सेम होना चाहिए, वोल्टेज में वेरी, वोल्टेज में वेरी, ठीक है, वोल्टेज में वेरी, ठीक। तो ये कहानी होती है हमारे पास कि हमारा जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है उसके अंदर करंट आपका थ्रू आउट सेम होना चाहिए, वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगी तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को ये बताओ कि अगर हमारे पास प्रैक्टिकल करंट सोर्स नहीं होता है तो हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं? अगर हमारे पास प्रैक्टिकल करंट सोर्स नहीं होता है तो हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं?
अगर हमारे पास प्रैक्टिकल करंट सोर्स नहीं है तो हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं? कोई भी? अगर हमारे पास कोई प्रैक्टिकल करंट सोर्स नहीं है तो उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? ऑन करके भी बोल सकते हो। कोई भी? कोई भी बताएगा? कोई भी जवाब तो दे दो यार, थोड़ा बहुत कुछ तो बता दो। हेलो? नहीं पता सर। एनालॉग खत्म हो गया ना तुम लोगों का? एनालॉग खत्म हो गया ना? यस सर। एनालॉग के अंदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर याद है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर, यस सर। उसके नीचे ऐसे लिखा रहता था एक IEE। सर क्यों लगाते थे हम इसको? हम लोग क्यों लगाते थे इसको? IEE जो करंट सोर्स होता था इसको क्यों लगाया जाता था? ये जो करंट सोर्स था इसको क्यों लगाया जाता था? अरे बोलो। IEE क्यों लगाते थे आदित्य? देयर इज ऑलवेज अ करंट सोर्स। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में कुछ ऐसा कुछ बनाते थे और फिर यहाँ पे ऐसा दिख जाता था IEE, नीचे लिखा होता था -VEE। आदित्य, सहज, शिव प्रकाश, कोई भी? कुछ होता था CMRR, CMRR? कोई नहीं अर्श? यस क्या होता था? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अरे माता, ऐसे थोड़ी। मतलब क्या होता था इसका? ये फिर ये IEE देखा था कभी? करंट सोर्स देखा है तुम लोगों ने सर्किट के अंदर लगा हुआ? ये देखा था कभी? +5, ये कुछ याद है? ये क्या है? किसी को याद है ये क्या था? ये सर्किट किस चीज का है? ये सर्किट आदित्य, सर्किट याद नहीं सर? अरे मैम, RF? ये RF क्या होता है भाई? RF क्या है भाई? फीडबैक रजिस्टर? कलेक्टर मतलब? अच्छा दिखाता हूं मैं तुमको ऐसे। आई इन, आई आउट, और आई आउट इज इक्वल टू आई इन डिवाइडेड बाय 1+2/बीटा। ऐसा कुछ आता था इक्वेशन। अभी कुछ याद आया? अबे यार, कलेक्टर फीडबैक भाई, करंट मिरर बोलते थे इसको।
करंट मिरर बोलते थे, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे बीटा बहुत ज्यादा होता है, किसी भी सिस्टम के अंदर बीटा बहुत ज्यादा होता था, तो हमारा क्या आ जाता था, आई आउट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई इन, और जो आई आउट होता था, ये जो आई इन होता था, ये बेसिकली फिक्स होता था हमारे पास, आई इन जो था हमारे पास फिक्स होता था। अगर आई इन फिक्स हो गया तो इसका मतलब यहां पे मैंने कुछ भी लगा रखा हो लेकिन उसके थ्रू जो करंट है वो सेम जाएगा, इसका मतलब इस सर्किट को आप क्या कर सकते हो, एक करंट सोर्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्टिव डिवाइसेस होते हैं जो कि कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करंट सोर्स नहीं होंगे हमारे पास, मतलब लाइक जो कि मेरे को जैसे 5 मिली एम्पियर, इसको हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स। लेकिन सिंपल जैसे हमारे पास होता है ना, केमिकल रिएक्शंस हुए और उससे जो हमको एनर्जी मिली वो हमको हमेशा वोल्ट्स और मिली एम्प्स के हिसाब से मिलेगी। यहां पे हमने क्या किया है कि यहां पे भी वोल्टेज सोर्स है मेरे पास, यहां वोल्टेज सोर्स है, यहां वोल्टेज सोर्स है, एक्टिव है, इनका जो कंबाइंड है, जो कंबाइंड जो इनका नेचर है वो एक करंट की जैसा है, एक करंट सोर्स के जैसा है। इसीलिए हम करंट सोर्सेज को पढ़ते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, करंट सोर्स को, करंट सोर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, पक्का क्लियर है कि हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस होते हैं जिनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है, जिनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है, तो इसलिए पढ़ते हैं कि अच्छा हमारे पास करंट सोर्स जो होगा वो कुछ ऐसे काम करता होगा। ठीक है, इस वजह से प्रैक्टिकल करंट सोर्स नहीं मिलेगा तुमको, आइडियल भी नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है, मार्केट के अंदर। हाँ, तुम बना सकते हो चाहो तो, ठीक है, जैसे हम लोग हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं कि वो बिहेव करेगा, होता नहीं है बस बिहेव करता है। तो देखो इसके अंदर भी सेम कहानी है हमारे पास कि सपोज करो यहां पे करंट सोर्स है 5 एम्पियर, ठीक, अब वहां पे जो तुम वाटर था वहां पे वो वोल्टेज की जगह करंट के टर्म्स में बात करेगा, वो वोल्टेज की जगह करंट के टर्म्स में बात करेगा, ठीक है, और ये है आपके पास रेजिस्टेंस। अब देखो इसके अंदर होगा क्या कि आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कितना ही चेंज कर लेना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेंगे कि हमें 2-4 चीजें पता है कि हाँ भैया सीरीज है तो करंट सेम रहता है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बनाता हूं आई एस, सोर्स करंट, लोड करंट, लोड रेजिस्टेंस एंड आउटपुट वोल्टेज, तो सपोज करो आई एस इज ऑलवेज 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर, तो जो मेरा लोड करंट होगा वो भी मेरा क्या रहेगा हमेशा 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस अपन ले लेते हैं कि 1 ओम 10 ओम 100 ओम 1000 ओम या 1 किलो ओम, ठीक है। सो देखो दिस इज 5 वोल्ट्स, दिस इज 50 वोल्ट्स, दिस इज 500 वोल्ट्स, दिस इज 5000 वोल्ट्स, ठीक। और अगर ये ओपन हो गया, अगर ये ओपन हो गया तो हमारा इसके अंदर करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है, मतलब यहां से तो करंट आएगा लेकिन यहां पे नहीं। अब लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, सपोज करो शॉर्ट हो जाता है हमारे पास 5 एम्पियर, ठीक है, इसको हमने शॉर्ट कर दिया, मतलब रेजिस्टेंस इज बेसिकली जीरो, रेजिस्टेंस इज जीरो, इफ रेजिस्टेंस इज जीरो देन वोल्टेज इज जीरो, बट करंट स्टिल फ्लोज विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ 5 एम्पियर, करंट अभी भी क्या करेगा, सेम 5 एम्पियर के मैग्नीट्यूड के साथ ही फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अपने को क्या मिल जाएगा कि यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे कि जब मेरा, अब इसको हम करंट मान लेते हैं, इसको हम वोल्टेज मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो जब अपनी वोल्टेज जीरो थी तब भी अपना करंट कितना था 5 एम्पियर, जब वोल्टेज जीरो थी तभी भी मेरा करंट कितना था 5 एम्पियर, और उसके बाद देखो मेरी वोल्टेज जो है वो धीरे 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 इंक्रीज कर रही है, लेकिन मेरा जो करंट है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, मेरा करंट जो है थ्रू आउट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट will remain same, output current will remain same, output current will remain same, output current will remain same irrespective of load और voltage, ठीक है, चाहे मेरा लोड कितना ही चेंज हो जाए, आउटपुट के अंदर वोल्टेज कितनी चेंज हो जाए, लेकिन आउटपुट के अंदर जो मेरा करंट था वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस इज द केस ऑफ आइडियल करंट सोर्स, दिस इज द केस ऑफ आइडियल करंट सोर्स। अब हम बनाएंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स, अब हम बनाएंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स।
जब हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स बनाएंगे, जब हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स बनाएंगे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स अगर हम बनाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स अगर हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास वहां लॉसेस हो रहे थे, तो यहां पे भी क्या हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं। तो यहां पे हमने एक रेजिस्टेंस बनाया, यहां पे हमने एक रेजिस्टेंस बनाया, सो दिस इज लोड रेजिस्टेंस, दिस इज सोर्स रेजिस्टेंस, दिस इज IS, दिस इज स्टिल 5 ohms, ठीक है। अब केवल वो देखेंगे IS, ये इंपॉर्टेंट है मेरे पास, IL एंड VL, ओके, एंड दिस इज योर RS will be fixed, RL, VL एंड IL, ठीक है, ओके। सपोज करो अगर ये शॉर्ट हो गया मेरे पास, ठीक है, अगर RL जो है वो बेसिकली शॉर्ट हो गया, तो तुमको पता है कि करंट हमेशा कहां से जाएगा, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ से जाएगा। करंट हमेशा कहां से जाएगा, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ से जाएगा। तो RS इज सपोज करो 5 ओम ही है हर जगह हमारे पास, दिस इज 5 एम्पियर, ऑलवेज 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, दिस इज 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, एंड RL लोड इज 0। तो वोल्टेज क्या हो जाएगी हमारे पास, बेसिकली 0, क्योंकि सारा करंट यहां से जा रहा है। और IL कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज बेसिकली 5 एम्पियर, ठीक है। अब सपोज करो ये 5 ओम है, ये भी सपोज करो 5 ओम है। अगर ये 5 ओम है और ये भी 5 ओम है, तो दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गई, हाफ हाफ, ठीक है, दोनों ही क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया। अगर हाफ हाफ हो गया, इसका मतलब 2.5 एम्पियर करंट यहां जाएगा, 2.5 एम्पियर करंट यहां पे जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब हमारा जो करंट है वो कितना हो गया, 2.5 एम्पियर, और जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू 12.5 वोल्ट्स, 12.5 वोल्ट्स। अब सपोज करो इसको अगर हम ले लेते हैं 10 ओम्स, इसको अगर हम ले लेते हैं 10 ओम्स, तो देखो लोड करंट जो होगा हमारे पास, लोड करंट इज इक्वल टू टोटल करंट, मान रहे हैं, अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़े नहीं है, निकालेंगे, ड्राइव करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम भी हम इस चीज को मान रहे हैं, ठीक है। IL इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 15, 5 3 जा 5 by 3, so current is basically 5 divided by 3, so this is 1.66, कि अब हमारा ये जो करंट है दैट इज 1.66 एम्पियर्स, एंड 1.66 into 10 दैट इज इक्वल टू 16.6 वोल्ट्स। तो देखो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे कि जब हमारा लोड जो है 0 था, उस टाइम पे हमारा करंट जो है दिस इज VS, हाँ, दिस इज I। सो जब हमारी वोल्टेज जो थी वो 0 थी आउटपुट के अंदर, तो लोड करंट क्या था हमारे पास, तब भी 5 एम्पियर आ रहा था। उसके बाद तुम देखोगे तुम्हारा जो करंट है वो क्या करता जा रहा है, रिड्यूस करता जा रहा है, लेकिन तुम्हारी वोल्टेज क्या हो रही है, इंक्रीज। इसका मतलब जो आपको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए थी, अब वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, आपको कैसा मिल रहा है, रिड्यूस्ड मिल रहा है। आपको कैसा मिल रहा है, रिड्यूस मिल रहा है। सो दिस इज योर प्रैक्टिकल, सॉरी, आइडियल करंट सोर्स, दिस इज योर आइडियल करंट सोर्स, and this is your practical current source, this is your practical current source, this is your practical current source, ये आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, एंड दिस इज योर आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। यहां पे कि हमको चाहिए था प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा कि आपका जो करंट है लोड के अंदर वो जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, वो बेसिकली आपको रिड्यूस्ड होके मिलेगा बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ओके। तो देखो मुद्दे वाली बात क्या हुई अभी तक हमारे पास, कि हमने अभी तक पढ़ा बेसिकली करंट सोर्स के बारे में, करंट सोर्स के बारे में और वोल्टेज सोर्स के बारे में, करंट सोर्स के बारे में और वोल्टेज सोर्स के बारे में। वोल्टेज सोर्स क्या करती है कि ये क्या प्रोवाइड करती है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगी। ये क्या करेगी, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगी, ये करेगी कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड, ठीक। ये क्या करेगा, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा। ये क्या करेगा, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा, करंट प्रोवाइड करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड, सिंपल, ठीक, सिंपल के
तुमको फर्क नहीं पड़ रहा कि लोड पे क्या लगा रखा है क्या नहीं लगा रखा है। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोड तुमको क्या पता लग गया कि कांस्टेंट करंट सोर्स एंड कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, कि उसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस वोल्टेज कुछ भी हो सकती है इन केस ऑफ करंट सोर्स, या फिर वोल्टेज सोर्स के अंदर उसके क्रॉस करंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वोल्टेज चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वोल्टेज आपकी चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब इट इज एक्टिंग एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके अब देखो कहानी आती है कि देखो जैसे हम लोग ये लगाते हैं +5 वोल्ट्स, या फिर सपोज करो मैंने ये लगाया 5 एम्पियर, ये जो वोल्टेज और ये जो करंट था मेरा, ये जो वोल्टेज और ये जो मेरा करंट था, क्या ये किसी और चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे थे कि मतलब यहां पे 5 वोल्ट होने के लिए इसे किसी और की जरूरत है या किसी पर्टिकुलर किसी और चीज की जरूरत है? क्योंकि इसको तो जब बनाया गया था तब से ये क्या दे रहा है, 5 वोल्ट दे रहा है, और वो क्या दे रहा है, 5 एम्पियर दे रहा है। तो इसका मतलब इनकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, या इसका जो करंट है वो किसी और चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और ये भाई साहब आ जाएंगे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो थे हमारे पास इस तरह से। अब क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेज भी बनाते हैं। डिपेंडेंट सोर्सेज का मतलब क्या होगा, डिपेंडेंट सोर्सेज का मतलब का मतलब क्या है कि उनकी जो वोल्टेज होगी या फिर उनका जो करंट होगा, उनकी वोल्टेज या जो उनका करंट है, that will depend only on, ठीक है, that will depend on some other parameter, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे इसको ऐसे बना सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है, दिस इज डेफिनेटली अ वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख देता हूं कि दिस इज इक्वल टू अल्फा डॉट आई, अगर मैं इसको लिख देता हूं अल्फा डॉट आई, अल्फा कुछ भी हो सकता है, लाइक सपोज करो इसको मैं लिख देता हूं 5.i, ठीक है। तो 5 बता रहा है मैग्नीट्यूड और i बता रहा है कि सम करंट है इनटू एम्पियर या i1, ठीक है, 5.i1 एम्पियर। सो दिस पर्टिकुलर सर्किट इज बेसिकली a current dependent voltage source. This is a current dependent voltage source. अगर मैं यहीं पे लिख देता 5 टाइम्स ऑफ V1, अगर मैं लिख देता यहां पे 5 टाइम्स ऑफ V1, इसकी वैल्यू एम्पियर में होगी, लेकिन ओवरऑल वैल्यू जो मिलेगी आपको हमेशा वो वोल्ट्स में मिलेगी, ठीक है। अगर करंट वोल्टेज सोर्स है तो उसकी वैल्यू हमेशा वोल्ट्स में होगी। अब ये जो तुम्हारे पास है, जैसे 5.V1 लिख दिया मैंने यहां पे, तो अभी भी क्या है, ये बेसिकली हमारा डिपेंडेंट सोर्स ही है, ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स ही है, बट अब ये क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट है। अब ये क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट, कि जो मेरा वोल्टेज सोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया ये हमारे पास, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब आपके पास क्या गया, लाइक सपोज करो इस तरीके से है प्लस माइनस अल्फा डॉट आई, ठीक है। सो दिस इज करंट सोर्स, ये करंट सोर्स है, देखने से पता लग रहा है, और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, किसी दूसरे करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये है कि उस करंट का कितना मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं यहां पे। तो दिस इज करंट सोर्स बट दिस इज करंट डिपेंडेंट, सो दिस इज करंट डिपेंडेंट, ठीक है, दिस इज करंट डिपेंडेंट। और एक हम क्या बना सकते हैं कि ये भी करंट सोर्स ही है हमारे पास, एंड अल्फा डॉट वी, सो दिस इज ऑल्सो करंट सोर्स बट दिस इज वोल्टेज डिपेंडेंट, अब देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, मतलब कि तुम्हारी जो एक वोल्टेज है जो ये वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, लेकिन कैसे, जैसे ओपैम का एग्जांपल ले लो,
ओपैम का एग्जांपल ले लो। ओपैम के एग्जांपल में क्या होता है, वी आउट इज इक्वल टू गेन मल्टीप्लाई बाय वीडी। ठीक है, तो ओपैम में क्या होता है कि जो अगर आप चाहो तो उसका जो आउटपुट है उसको एक वोल्टेज सोर्स की तरह यूज कर सकते हो, और वो जो आप उसको कर लो यूज, लेकिन उसकी जो वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड करेगी, डिफरेंशियल वोल्टेज या फिर वोल्टेज बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, डिफरेंशियल वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ओपैम इज एन एग्जांपल ऑफ वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ओपैम इज एन एग्जांपल ऑफ वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स की, अगर मैं बात करूं करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स के बारे में, तो बीजेटी हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि आईसी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आईबी। ठीक है, आईसी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आईबी। ठीक है, आईसी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आईबी, आईसी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आईबी। ठीक, तो ये क्या कर रहे हैं यहां पे कि जो मेरा कलेक्टर करंट है, मतलब आप चाहो तो कलेक्टर को ऐसे करंट सोर्स की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन उसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, बेस करंट के ऊपर है। उसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, बेस करंट के ऊपर। तो बीजेटी कैन बी कंसिडर्ड एज अ करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। उसके बाद हमारे पास आया वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। और कुछ लोग इसको कंट्रोल भी बोलते हैं, डिपेंडेंट की जगह कंट्रोल यूज कर लेते हैं। तो इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, फेट का एग्जांपल दे सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ड्रेन करंट होता है दैट इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ VGS बेसिकली। ठीक है, या फिर जैसे अगर चाहो आईडी, अगर फैट का एग्जांपल लेते हैं तो IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। अब ये नहीं फर्क पड़ रहा कि कितने पे है, बस बेसिकली देखो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, केवल VGS। ठीक है, कि ये जो वोल्टेज होगी VGS वोल्टेज होगी, इसके हिसाब से आईडी होगा। या फिर जो हमारा फैट के अंदर होता है कि आईडी इज इक्वल टू KN VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। ये कांस्टेंट सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है नारायण जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आईडी इज इक्वल टू KN VGS माइनस VT, तो ये भी वही कहानी होगी हमारे पास। तो फैट इज एन एग्जांपल। तो अब आप मेरे को इसका एग्जांपल देना एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, कि जहां पे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, या करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इसका जो भी एग्जांपल देगा 50 रुपए पेटीएम, लेकिन तुम पांचों को केवल, बाकी किसी को नहीं। ठीक है, जो भी एग्जांपल देगा। ठीक, तो यहां पे हमारा सोर्सेज खत्म होते हैं, यहां पे हमारे जो सोर्सेज होते हैं वो बेसिकली खत्म होते हैं। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, यहां तक किसी को परेशानी है तो पूछ सकता है। कोई दिक्कत किसी को, कोई भी परेशानी किसी को? नो सर, ओके। चलो तो फिर ओके, अब इसके बाद आते हैं हम लोग पैसिव कंपोनेंट्स पे। पैसिव कंपोनेंट, और सबसे बेहतरीन और सबसे मस्त जो मेरे को लगता है वो है रजिस्टर, जिसपे आधी चीजें खत्म हो जाती है नेटवर्क की। रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर कोई डेफिनेशन वेफिनेशन नहीं होती है इसकी बेचारे की, बस ये केवल एक ही काम करता है। इसका जो काम होता है वो एक सिंगल ही होता है। ये क्या करता है बेसिकली, ये फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, बस फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, सिंपल। फ्लो ऑफ करंट को ये क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, इट विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट। अब इसमें क्या कहानी है तुम्हारे पास कि ये है तुम्हारी रेजिस्टेंस, ठीक है, तो यहां से जो भी करंट जाएगा ये उसको क्या करेगा, बेसिकली अपोज करेगा। अब हुआ क्या, देखो सपोज करो तुम्हारे पास ना ये है एटम्स है, एटम्स, ठीक है, ओके, ये एटम्स लगा रखे हैं हमने किसी भी सिस्टम के अंदर। अब एक बात बताओ कि अगर ये जो है, ठीक है, ये है इसकी लेंथ, सपोज करो दिस इज द लेंथ ऑफ द रजिस्टर। उसके अंदर मैंने इस तरह से एटम्स दिखा दिए।
सपोज करो कि अगर रजिस्टर की जो लेंथ है, अगर रजिस्टर की जो लेंथ है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, अगर रेजिस्टेंस की जो लेंथ है उसको तुमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, रेजिस्टेंस की जो लेंथ है उसको इंक्रीज कर दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स थे, सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे यहां से, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो यहां से आ रहे थे, ठीक है, यहां एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच रहे थे, पहले किसी T1 L1 लेंथ पे पहुंच रहे थे, अब वो पहुंच रहे हैं L2 लेंथ के ऊपर, अब वो पहुंच रहे हैं L2 लेंथ के ऊपर। अब तुमको ये बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर लेंथ इंक्रीज कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को यहां से L1 पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा या L2 पे पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब जो तुम्हारा टाइम है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करने का वो अब इंक्रीज होगा या नहीं होगा दूसरे एंड पे आने पे, अगर तुम लेंथ इंक्रीज कर देते हो तो, अगर आप लेंथ इंक्रीज कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में टाइम लगेगा ज्यादा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, लगेगा, डेफिनेट सी बात है लगेगा, ठीक है। और हमको पता होता है, हमको पता है कि करंट इज बेसिकली dq बाय dt, करंट इज बेसिकली इक्वल टू dq बाई dt। अगर आप लेंथ इंक्रीज कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में टाइम लगेगा ज्यादा, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, टाइम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अगर आपका टाइम इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब करंट क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, अगर आप लेंथ इंक्रीज कर दोगे तो, अगर आप लेंथ इंक्रीज कर दोगे तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी कि ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस है लेंथ इंक्रीज करने से ज्यादा, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, 1 बाय, इनवर्सली हो जाएगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेजिस्टेंस लेंथ के साथ, लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली, बिल्कुल सही, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब देखो सपोज करो मैं इसका ना ये फ्रंट व्यू बना रहा हूं, लाइक ये है एंट्री, या फिर इसको ना दूसरे कलर से कर लेते हैं, ये है, सपोज करो ये एंट्री थी तुम्हारी पहले वाली, ठीक है, यहां से एंटर कर रहे थे जितना डार्क है, ठीक है, दिस इज सम एरिया, एरिया। अब सपोज करो ये जो एरिया है ये इंक्रीज हो गया, अगर सपोज करो ये जो एरिया है तुम्हारा ये तुमने इंक्रीज कर दिया, तो जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इसके अंदर एंटर करेंगे वो ज्यादा होंगे या कम होंगे, जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इसके अंदर एंटर करेंगे वो ज्यादा होंगे या कम होंगे, वो ज्यादा होंगे या कम होंगे? एरिया तुमने इंक्रीज कर दिया उसका जहां से एंटर हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, अगर तुमने एरिया बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या कम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा हो जाएंगे। अगर ज्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि dq की वैल्यू हमने क्या कर दी, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी। अगर dq की वैल्यू इंक्रीज कर दी तो करंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अब तुम्हारी रेजिस्टेंस कम हुई है कि ज्यादा? अब जब तुमने ये कर दिया तो नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ गए, नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ गए मतलब करंट बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस डेफिनेट सी बात है क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए डाल देते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी लोग L बाई ए, ठीक है। अब दिस इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल। अब देखो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है कि आपको इसको रो है, ठीक है, रो। अब देखो सपोज करो इसके अंदर ये जो एटम्स लगा रखे थे हमने, ठीक है, इन एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा। अगर इन एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मतलब लाइक इस तरीके से है कि दूसरा यहां पे है, तीसरा यहां पे है, ठीक है, या बहुत ज्यादा नजदीक है, तो जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे वो कम होंगे या ज्यादा होंगे? नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो कम होंगे या ज्यादा होंगे? इसके अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे, अगर आपके एटम्स बहुत ज्यादा नजदीक हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन जो होंगे कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम हो जाएंगे, है ना। अगर एटम्स बहुत डेंसली पैक्ड होंगे हमारे पास
तो हमारे पास जो कोलिजन्स होंगे वो ज्यादा होंगे। अगर कोलिजन्स हमारे पास ज्यादा होंगे, है ना, कोलिजन ज्यादा होंगे, तो जो टाइम था वो तुम्हारा इंक्रीज करेगा इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने में। इस इलेक्ट्रॉन को पोजीशन ए से पोजीशन बी में जाने में क्या लगेगा, टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, है ना। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम जो थे उनकी जो पैकिंग डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, तो ए से बी जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा अगर ये दूर दूर चले जाएंगे, ये जो एटम्स हैं अगर ये दूर दूर चले जाएंगे तो वहीं पे इलेक्ट्रॉन को यहां पे मूव करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है वो एक तो डिपेंड करेगी मोबिलिटी के ऊपर। मोबिलिटी का मतलब होता है कितने ईज के साथ इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल के अंदर मूव कर पा रहा है, कितने ईज के साथ मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर पा रहा है। तो इसका मतलब अगर मोबिलिटी ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, और अगर मोबिलिटी कम है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा आपका, क्योंकि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब मोबिलिटी का मतलब क्या है, ईज ऑफ मूवमेंट की कहानी है, ठीक। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर कि अगर इसके अपने मटेरियल जो है उसके पास अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, उसके पास अपने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि कंडक्शन जो होगा वो क्या होगा, और ज्यादा आसान होगा। तो दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि उस मटेरियल के अंदर होंगे। दूसरी चीज के चार्ज तो हमारे पास होता ही है ना, तो टोटल वैल्यू ये रहेगी हमारे पास। तो रेजिस्टिविटी इज बेसिकली 1/n³ म्यू, और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1n.e.μ, ठीक है। दिस इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, n इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, e is charge of electron, that is 1.6 in 10⁻⁻19 coulombs, and this mu is basically mobility, ठीक। यहां तक क्लियर है, रेजिस्टेंस क्लियर है, रेजिस्टेंस R रो L बाई A। किसी को दिक्कत तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। अब ठीक है, चले, ओके। अब देखो, अब क्या कहानी आती है हमारे पास कि अगर मेरे पास कभी भी कोई रेजिस्टेंस है, दिस इज I, दिस इज प्लस माइनस V, तो जब भी हमारे पास कभी भी कोई करंट फ्लो करेगा, तो जो वोल्टेज है वो उसके अक्रॉस जनरेट होती है, ठीक है। जब भी करंट फ्लो करेगा तो एक वोल्टेज जनरेट होती है, ठीक है। ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सीरीज इंटरकनेक्शन पे। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कि सीरीज इंटरकनेक्शन, कि कब मुझे पता लगेगा कि मेरी जो दो क्वांटिटीज हैं वो सीरीज के अंदर है, कब मुझे पता लगेगा कि मेरी जो दो क्वांटिटीज हैं वो सीरीज के अंदर है। तो क्या कोई भी मेरे को एग्जांपल दे सकता है कि सीरीज इंटरकनेक्शन कब होगा हमारे पास, कि मेरे को कैसे पता लगेगा कि कब मेरा जो दो कंपोनेंट है वो बेसिकली सीरीज के अंदर है, कैसे पता लग सकता है, देख के मैं कैसे बता सकता हूं कि मेरे जो दोनों कंपोनेंट हैं वो सीरीज में है, कोई भी? एंड टू स्टार्टिंग पॉइंट, कैसे यार? कोई भी बताएगा? एंड टू एंड कनेक्शन स्टार्टिंग, अरे भाई, और कोई? और कोई? और कोई? फर्स्ट आर का एंड सेकंड आर के स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइंट होगा, ओके। सपोज करो दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर,
R1 R2 R3, तो अब क्या ये तीनों की तीनों सीरीज में है आपस में शिव? तो क्या ये तीनों आपस में सीरीज में होंगे? फर्स्ट आर का एंड और सेकंड, फर्स्ट आर का एंड पॉइंट सेकंड आर के स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइंट होगा, करंट सेम रहेगा। ओके, ठीक है, अगर करंट सेम रहेगा तो ये ले लो, दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर, ठीक है। तो इसका मतलब इसके थ्रू 2 एम्पियर आएगा, इसके थ्रू भी डेफिनेटली 2 एम्पियर आएगा। इसका मतलब R1 और R3 जो है वो सीरीज में होने चाहिए। हाँ नारायण, R1 and R3 both are सेम सोर्स। ओके, ऐसा नहीं होता, देखो सिंगल सीरीज इंटरकनेक्शन की जो कहानी है, नो सर पैरेलल में है। अरे नहीं मैम, नहीं नहीं नहीं, ये ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, भगवान जानता है किस में है ये, बट फॉर द सेक ऑफ लाइक डिस्कशन अभी तक हम पैरेलल तो पहुंचे ही नहीं थे, बट हाँ सीरीज में नहीं है अभी ये, ठीक है। R1 R2 इज नॉट इन सीरीज। सीरीज की डेफिनेशन क्या होगी? सीरीज की डेफिनेशन होगी ओनली वन इंटरकनेक्शन, ओनली वन इंटरकनेक्शन, ओनली वन इंटरकनेक्शन एंड देन सेकेंड पॉइंट, ठीक है, ओनली वन इंटरकनेक्शन एंड देन सेकेंड पॉइंट हमारे पास होगा कि current must have to be same, current must have to be same, current must have to be same, ठीक है, करंट मस्ट हैव टू बी सेम। इसका मतलब क्या होगा? देखो सिंगल इंटरकनेक्शन का, अब तुम कहोगे यार इसका भी तो सिंगल इंटरकनेक्शन है, इसका मतलब ये है कि जैसे तुम्हारे पास सपोज करो दिस इज R1, दिस इज R2, ये तुम्हारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन में इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट ए के ऊपर इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर? जैसे कि R1 R3, इस पॉइंट के अंदर तुम्हारे पास क्या लगा हुआ है? R2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि R1 और R3 सीरीज में नहीं होंगे। वैसे ही अगर R1 और R2 की बात करोगे तो R3 आ जाएगा, तो इसका मतलब R1 और R2 भी सीरीज में नहीं है। लेकिन अगर तुम देखोगे ये 2 एम्पियर का सोर्स और ये जो R1 है, ये जो है ये दोनों सीरीज में, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई और एलिमेंट नहीं लगा हुआ है। दिस ए पॉइंट, दिस सपोज करो एक्स पॉइंट, दिस एक्स पॉइंट पे, इस एक्स पॉइंट पे इसके अलावा कोई और नहीं लगा है, तो इसका मतलब R1 and 2 एम्पियर इज इन सीरीज, ठीक है। और वैसे ही R3 और इसके बीच में भी क्या है? सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन। ओनली सिंगल इंटरकनेक्शन का मतलब क्या है कि उसके अलावा कोई दूसरा, उन दो डिवाइसेस के अंदर उन दो के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है, पक्का? क्लियर रहेगा अब? और फिर उसके बाद कहानी होती है कि करंट भी सेम रहना चाहिए, कि दो ही है, और देखो यहां से 2 एम्पियर करंट निकला था, यहां भी 2 एम्पियर करंट है, क्योंकि यहां से जो करंट आएगा वो भी तो क्या होगा? 2 एम्पियर ही होने वाला है, ठीक? क्लियर है? क्लियर है सभी को? चले आगे, चले आगे, चले। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो गया? देखो सपोज करो, अब इसकी बात करते हैं, R1 R2 प्लस माइनस, ठीक है, दिस इज वोल्टेज V सपोज करो। अब देखो सबसे पहले R1 और R2 के बारे में बात करते हैं। देखो ये R1 है, R1 और R2 के बीच में केवल एक ही पॉइंट है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो हमारा A पॉइंट है, इस पे कोई और एलिमेंट नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब R1 एंड R2 जो है वो किस में है? सीरीज में है। वहीं पे आप अगर बात करोगे R2 और वोल्टेज के बीच में, यहां पे आपके पास कोई और एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब R2 एंड V जो है वो भी किस में है? सीरीज के अंदर है। उसके बाद R1 एंड V ये भी किस में है? सीरीज में है, क्योंकि यहां पे भी कोई और एलिमेंट
नहीं लगा हुआ है। तो इससे हमको क्या पता लगता है कि R1, R2 एंड V आर ऑल इन सीरीज। ठीक, यहां तक क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना सभी को? ओके देखो, अब सपोज करो ये जो वोल्टेज है इसके अंदर तो ठीक है अपने पास कुछ करंट्स होते हैं, लेकिन सपोज करो यहां से ना आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। सपोज करो यहां से आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, या ये दे सकता है। अब 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे निकले, ठीक है, यहां गए, यहां पे आया आपके पास एक रेजिस्टेंस, यहां पे आपके पास आई एक रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस ने क्या किया कि इसने अपने अंदर से 95 इलेक्ट्रॉन्स को पास कर दिया। मतलब यहां पे आपको कितने मिल गए? 95 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, ठीक है। और बाकियों को इसने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो भाई ब्लॉक तो करता ही है ना, अपोजिशन देता है, तो 100 को एज इट इज पास नहीं करेगा, ठीक है। अब ये 95 आगे गए और इसने क्या किया, इसने भी 5 को रोक दिया, तो 90 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां पे मिल गए। और ये जो 90 इलेक्ट्रॉन्स थे ये वापस यहां पे आ गए। सपोज करो 90 इलेक्ट्रॉन्स यहां वापस आ गए, ठीक, ओके। तो देखो ध्यान से देखना इसके अंदर कि हर पॉइंट पे, जैसे सपोज करो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दो पॉइंट के बीच में अगर तुम डिफरेंस देखोगे, यहां पे कितने हैं आपके पास, किसी भी पॉइंट पे देखोगे 100 इलेक्ट्रॉन्स है, और इस पॉइंट पे कितने हैं आपके पास कभी भी 90 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब देखो ये क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा नेगेटिव। इसके कंपैरेटिवली, जब आप कंपैरेटिवली देख रहे हो, जब आप इसको कंपैरेटिवली देख रहे हो तो हमेशा क्या मिल रहा है, 90 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कम नेगेटिव है, और 100 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज्यादा नेगेटिव है, तो ये प्लस माइनस, ठीक, क्लियर है। सेकेंड चीज कि देखो इस ए पॉइंट पे आपके पास कितने हैं, 95 इलेक्ट्रॉन है, और सपोज करो इसको नाम दे देते हैं हम लोग बी, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग सी, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया सी। अब देखो बी पे है आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे आपके पास है 95 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे आपके पास है 90 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक चीज की हम बात की जाए कि कभी भी इसके अंदर हमेशा हर जगह से जो पास होते गए 90 इलेक्ट्रॉन तो हमेशा पूरे सिस्टम में पास हुए, 90 इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा फ्लो करेंगे ना कंप्लीट सर्किट के अंदर, क्योंकि कुछ यहां रुक गए कुछ यहां रुक गए, लेकिन यहां कितने पहुंचे 90, तो इसके अंदर जो टोटल जो करंट होगा दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू 90 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इसके थ्रू भी 90 फ्लो कर रहे थे, इसके थ्रू भी 90 कर रहे थे, क्योंकि इन 5 तो आगे जा नहीं पाए ना, तो उससे मतलब क्या है, इसके थ्रू कितना, मतलब ओवरऑल इस सर्किट के अंदर हमेशा कितने पास करेंगे 90 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब करंट क्या रहेगा सिस्टम के अंदर, थ्रू आउट सेम रहेगा, करंट विल रिमेन सेम। जो हमारा करंट है वो क्या हो गया, सेम हो गया हमारे पास, ठीक। दूसरी चीज कि देखो यहां पे 95 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है कंपैरेटिवली कम है, तो यहां पे चार्ज क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव। और यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहां पे चार्ज क्या आएगा आपके पास, कंपैरेटिवली नेगेटिव। उसी हिसाब से अगर आप ए और सी के बीच में कंपेयर करोगे, ए पे है आपके पास 95 इलेक्ट्रॉन्स और सी पे है आपके पास 90 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब यहां पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, यहां पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। और देखो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई भी? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अभी क्या हुआ, जब आप ये समझ गए तो देखो अब यहां से एक टेक अवे पॉइंट आएगा आज हमारे लिए, कि अगर आपके पास कभी भी कोई भी सर्किट है, आपके पास कभी भी कोई भी सर्किट है, ठीक, प्लस माइनस, दिस इज Vs, R1 R2, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि करंट जहां जिस टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा है, क्योंकि देखो हमेशा करंट पॉजिटिव से आता था, करंट अगर पॉजिटिव से आ रहा है, जिस टर्मिनल से करंट एंटर करेगा वहां हमेशा पॉजिटिव होगा, दूसरी तरफ नेगेटिव होगा।
तो इसको अब बार बार समझने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात है कि देखो करंट यहां से आएगा हमारे पास, तो करंट जहां से आएगा वहां पे पॉजिटिव, दूसरी तरफ नेगेटिव, यहां पे करंट एंटर किया तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बार बार कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल कोई भी सर्किट हो किसी भी सिस्टम के अंदर, चाहे वो एनालॉग में हो चाहे फिर नेटवर्क में हो, कहीं पे भी हो, करंट जहां से एंटर करेगा वहां पॉजिटिव और करंट जहां से लीव करेगा वहां पे नेगेटिव होगा बाय डिफॉल्ट। मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमने देख लिया है ना अभी थोड़ी देर पहले। क्लियर है ना ये वाला फंडा क्लियर है, ये वाला फंडा क्लियर है सभी को? ठीक, हाँ क्लियर है ना। अब देखो यहां पे हमारे पास करंट जा रहा था बेसिकली आई करंट, ठीक ओके। अब देखो इसका मतलब यहां पे एक वोल्टेज बनेगी V1, यहां पे एक वोल्टेज बनेगी सपोज करो V2, क्योंकि हर रजिस्टर के क्रॉस जब भी करंट जाएगा तो कुछ वोल्टेजेस बनेंगी, और हमारी जो ओवरऑल वोल्टेज होगी जितनी ये प्रोवाइड करेगी ये उतनी ही तो डिसिपेट कर पाएंगे। अगर ये 100 देगा तो इन दोनों का सम जो है वो 100 के बराबर होना चाहिए, अगर ये 50 होगा तो इन दोनों का सम जो होगा वो 50 के बराबर होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि जितनी एनर्जी वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करेगा उतनी ही एनर्जी तो हमको R1 और R2 के अंदर मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक चीज तो अपने को पता लग गई कि Vs जो होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू V1 प्लस V2 इन दिस पर्टिकुलर केस। दूसरी चीज कि अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 इज इक्वल टू I डॉट R1, एंड अगर मैं V2 की बात करूं V2 इज इक्वल टू I डॉट R2, ठीक है। अब सपोज करो कि ये जो हमारे पास वोल्टेज V है Vs, अगर इसकी बात करते हैं दिस वोल्टेज Vs, अब इसके अंदर ओवरऑल मैं मान लेता हूं कि इनका एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि इसके से एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो करंट तो सेम ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय आर इक्विवेलेंट। इन दोनों का मतलब सम नहीं है, बेसिकली ओवरऑल इसका ओवरऑल इफेक्ट, ओवरऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम इसको यहां पे यूज करेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा हमको इस इक्वेशन के अंदर, I डॉट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I डॉट R1 प्लस I डॉट R2। तो यहां से हमको समझ में आया कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारे पास होती है किसी भी सीरीज नेटवर्क के अंदर, किसी भी सीरीज सर्किट के अंदर, दैट इज बेसिकली इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, ठीक है। 2 मिनट इसको देखो, मैं भी आया 2 मिनट बस। तो किसी को दिक्कत यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके चलो फिर कोई बात नहीं। तो देखो ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब एक काम करते हैं यहीं से एक और चीज निकालते हैं। देखो तुमको पता है कि V1 आर इक्विवेलेंट पता लग गया हमको, ठीक है। V1 पता है, V2 पता है, Vs पता है,
ठीक है, VS ये था हमारे पास। तो एक काम करते हैं कि हमें पता था कि V1 इज इक्वल टू आई डॉट R1 होता है, VS इज इक्वल टू आई डॉट R1 होता है, और I को आप लिख सकते हो बेसिकली VS डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट फ्रॉम दिस। तो इसका मतलब V1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, VS डॉट R1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, और इसको आप लिख सकते हो VS डॉट R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और अगर V2 की सिमिलरली बात करेंगे तो दैट इज इक्वल टू I डॉट R2 दैट इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट डॉट R2 दैट इज इक्वल टू VS डॉट R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको किसी भी एक के थ्रू वोल्टेज निकालनी है, सपोज करो आपको R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, तो आपको पूरा सर्किट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सिंपल R1 उठाओ, ठीक है, सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। तो दिस इज बेसिकली, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है। और मैं हमेशा तुमको कहूंगा कि हमेशा जब भी याद करो ना तो इस वाले पार्ट को करना। अगर जैसे ये जो हमने निकाला है तो हमेशा इसको याद रखो, ना कि मतलब बेसिकली V1 इज इक्वल टू V1, जो कभी किसी भी सीरीज सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होगी किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दैट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस थ्रू विच वी आर फाइंडिंग दी वोल्टेज, या जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। एंड दिस इज वैलिड ओनली इन केस ऑफ सीरीज, दिस इज वैलिड ओनली इन केस ऑफ सीरीज, कि कोई भी आपके पास Vn आपको वोल्टेज निकालनी है तो आप क्या करोगे, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, सिंपल। और मैं आगे समझाऊंगा तुमको कि R इक्विवेलेंट क्यों जरूरी होता है, ठीक है, मैं आगे तुमको समझाऊंगा कि R इक्विवेलेंट क्यों बोल रहा हूं मैं, और इस इक्वेशन जो हम लोग बहुत जनरली यूज करते थे उसको क्यों मना कर रहे थे हम, ठीक है, ये, ठीक है, इसको, ठीक, क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का? चलें चलें आगे। क्या हुआ, नहीं आया? कोई दिक्कत यहां तक? चलें चलें आगे चलें। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नहीं तो बता दो, चलते हैं फिर आगे चलते हैं। बताओ आदित्य, सहज, शिव, चले आगे। ओके, अब हमारे पास आता है पैरेलल इंटरकनेक्शन। तो कोई बताएगा पैरेलल इंटरकनेक्शन में क्या होता है, कोई भी, कि पैरेलल इंटरकनेक्शन में क्या होगा, पैरेलल इंटरकनेक्शन में क्या होगा? वोल्टेज सेम, ओके, ठीक है मैम। 4 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 2 वोल्ट प्लस माइनस 2 वोल्ट्स, तो ये दोनों पैरेलल में होंगे मैम, ये दोनों पैरेलल में होंगे मैम, वोल्टेज सेम है दोनों के अक्रॉस। क्या ये पर्टिकुलर सर्किट जो होगा हमारे पास,
हाँ जी मैम, बिल्कुल सही, ये सीरीज के अंदर है मैम। तो कहानी क्या हो गई हमारे पास कि ये नहीं होंगे दोनों पैरेलल में, तो उसके लिए हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी कि एक तो सिंपल, बोथ टर्मिनल्स are to be should be tied together and then second point is basically same voltage. tied together का मतलब क्या होगा कि देखो, जैसे सपोज करो दिस टर्मिनल इज A, दिस टर्मिनल इज B एंड दिस टर्मिनल इज C। अब अगर हम इस सर्किट को लेते हैं, R1 R2 A B C D, इसके अंदर R2 के जो दोनों टर्मिनल्स हैं और R1 के जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो क्या हो रहे हैं आपस के अंदर, दोनों ही क्या कर रहे हैं आपस में एक साथ आ गए हैं। दोनों ही क्या हो गए हैं आपस में एक साथ आ चुके हैं। दोनों ही क्या हो गए आपस में एक साथ आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, कि ये दोनों टर्मिनल्स एक साथ हैं और ये दोनों टर्मिनल्स एक साथ हैं। इसका मतलब R2 एंड R1 बोथ आर टाइड टुगेदर, ठीक है। अगर इसके अंदर आप देखोगे तो देखो ये टर्मिनल और ये ए और बी टर्मिनल थे, तो इसका बी टर्मिनल तो इसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन इसका जो सी टर्मिनल है वो अलग है। अगर सी टर्मिनल और ए टर्मिनल आपस में कनेक्ट में होते तो डेफिनेटली किसमें होते, पैरेलल के अंदर होते, लेकिन वो नहीं था, ठीक है, वो वहां पे नहीं था। तो पैरेलल के अंदर दो चीजें कि जो भी आपके टर्मिनल्स हैं वो सारे के सारे एक साथ होने चाहिए, टाइड टुगेदर, और दूसरी बात है सेम वोल्टेज, ठीक है, दूसरी बात है सेम वोल्टेज। तो अब यहां पे हम आते हैं, ठीक है, दोबारा से इसी सर्किट को पढ़ेंगे। और आई भी क्या है, देखो आई के भी ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल तीनों आपस में ज्वाइंट है एक तरह से, तो बेसिकली क्या होगा, सेम होगा हमारे पास। ओके, अब चलो देखते हैं। आई, ठीक है, सपोज करो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। दिस इज R1, दिस इज R2। यहां पे अब ये क्या हो गया, 100 इलेक्ट्रॉन सपोज करो दोनों में बढ़ जाते हैं। ये क्या करता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है। लाइक सपोज करो 50 इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाते हैं और 50 यहां चले जाते हैं, अपने को नहीं पता, ठीक है, या 45 चले जाते हैं, सपोज करो कुछ भी है, मतलब डिवाइड होते हैं किसी तरीके से। अब इसने 5 को रोका और इसने भी क्या किया, 5 को रोका, इसने भी 5 को रोका और इसने 10 को रोका, 10 इलेक्ट्रॉन्स को रोक दिया, इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स को रोक दिया। तो बेसिकली यहां से सपोज करो अगर 100 था, ठीक है, 100 में से अगर 50 यहां पे गए थे और 50 यहां पे गए थे, तो यहां पे जो आपको मिलेंगे वो क्या, कितने मिल जाएंगे, 45, और यहां से आपको मिल जाएंगे 40। दैट इज बेसिकली टोटल ऊपर जो है आपको 90 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। लेकिन किसी भी टाइम पे इसके थ्रू जो पास हुए थे वो केवल 5 इलेक्ट्रॉन थे और इसके थ्रू जो पास हुए थे वो कितने हुए थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसका मतलब दोनों के थ्रू जो करंट है वो डिफरेंट है। R1 एंड R2 के थ्रू जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पूरे उसके ऊपर हमेशा हर टाइम पे, और यहां ऊपर वाले के अंदर यहां से आ गए, लेकिन आ गए तो ये टर्मिनल सेम हो गया ना हमारे पास, यहां पे हमेशा 90 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब वोल्टेजेस क्या है, वोल्टेजेस जो है तुम्हारे पास वो क्या रहेंगी, वोल्टेजेस सेम रहेंगी, और करंट जो होगा पैरेलल के अंदर वो डिफरेंट हो जाएगा। वोल्टेजेस सेम, करंट डिफरेंट। और देखो तुम यहां पे भी देख सकते हो करंट बेसिकली ऊपर से ही आएगा। अब यहां पे ऊपर इलेक्ट्रॉन कम है और नीचे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो बेसिकली हमारा वो जो करंट जो होगा वो वाला फंडा हमेशा सेम रहेगा कि करंट जहां से भी एंटर करेगा वहां पे पॉजिटिव, जहां पे लीव करेगा वहां पे नेगेटिव। सो दिस इज R1, दिस इज R2, ठीक है। यहां से सपोज करो हम मान लेते हैं यहां से करंट I1 गया, यहां से करंट I2 गया, ये IS करंट है। हमने एक चीज तो देख ली कि देखो यहां पे वोल्टेज बनेगी V1, यहां पे वोल्टेज बनेगी V2, ठीक है, और सपोज करो यहां पे वोल्टेज V बनेगा, यहां भी वोल्टेज क्या रहेगी हमारे पास, सेम रहेगी। दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेजेस आर सेम एंड सो दिस वोल्टेज VS इज इक्वल टू VS इज इक्वल टू VS, ये लगा लो, सिंपल सा फंडा, ठीक है। एक चीज है कि IS जो होगा दैट इज बेसिकली इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि देखो 50 यहां से गए थे, 45 यहां से गए थे, जो भी 100 थे ना, तो 50 यहां से 50 यहां से, तो ओवरऑल करंट क्या रहेगा हमारे पास, सेम रहेगा। तो IS इज इक्वल टू I1 प्लस I2,
IS जो होगा हमारे पास वो हमेशा किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। उसके बाद अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, तो देखो I1 इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ए ऑप्शन, ठीक है। एंड I2 इज कैन ऑल्सो बी रिटन एज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R2, सेकेंड। और मैं मान लेता हूं कि जो IS है, यहां पे भी आपके पास जो IS है, IS इज ऑल्सो इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे को नहीं पता कितनी है, बस मैंने मान लिया। सो देखो अगर यहां पे आप पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1, सॉरी V बाय R1 प्लस V बाय R2। तो यहां से हमको समझ में आया कि 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसका मतलब पैरेलल के अंदर आपको एल्जेब्रिक सम नहीं मिलता है रेजिस्टेंस का, आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो इनवर्स होके ऐड हो रही होती है, ठीक है। पैरेलल के अंदर अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंस होती तो 1 प्लस R1 प्लस 1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R3 इस तरीके से आपको मिलता, ठीक है, ना कि ये। वहां पे डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम था, यहां पे इनवर्स करके आप एल्जेब्रा ऐड कर रहे हो इसको, ठीक है। यहां पे इसको आप इस तरीके से ऐड कर रहे हो, ठीक। क्लियर है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्लियर है, रेजिस्टेंस क्लियर है ना, वोल्टेजेस सेम थी हमारे पास, सेम फंडा इन टर्म्स ऑफ करंट, ठीक है, ओके। अब देखो हमने देखा कि हमारा I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R1, I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R2 एंड IS इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। तो देखो अगर मेरे को I1 निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे V की जगह V कैन बी रिटन एज IS डॉट R इक्विवेलेंट, सो इट कैन बी रिटन एज IS डॉट R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R1। सो इसको आप क्या लिख सकते हो, IS डॉट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 डॉट 1 बाय R1, सो इट कैन बी रिटन एज IS डॉट R1 डॉट R2 डॉट R1 प्लस R2, और ये इंटरचेंज हो जाएगा क्योंकि दिस इज 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, क्योंकि 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। सो R इक्विवेलेंट को लिख सकते हो आप R1 डॉट R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो IS डॉट R1 डॉट R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 डॉट 1 बाय R1 कैंसिल हो गया, सो IS डॉट R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि I1 जो करंट होता है दैट इज इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय वो रेजिस्टेंस जिसके थ्रू करंट नहीं जा रहा है डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, ठीक है। बट दिस formula is valid only in case of if you have only 2 resistances। अगर आपके पास 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस होंगी तो ये कहानी खराब हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, R1 R2 R3, और आप निकाल रहे हो इसके थ्रू सपोज करो, ठीक है, और अगर आप इस फंडे को इस्तेमाल करते हो तो आपकी I1 की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू IS डॉट जिसके थ्रू नहीं जा रहा है, इन 2 रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं जा रहा है, तो आप क्या लोगे, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन या जो भी जिस भी तरीके से लगाओगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब बेसिकली ये जो है इसके साथ पैरेलल में दिख रहा है मेरे को, तो आप क्या कर सकते हो R3 पैरेलल R2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये कहानी क्या हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब देखो अगर आपने इस फॉर्मूले को याद रखा होता R इक्विवेलेंट के टर्म्स में, तो I1 क्या होता है आपके पास, I1 इज इक्वल टू टोटल करंट डिवाइडेड बाय वो रेजिस्टेंस जिसके थ्रू जा रहा है डॉट R इक्विवेलेंट। अब देखो R इक्विवेलेंट इन 3 केसेस में क्या होगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अगर आप समझदार हो ना तो आप कर सकते हो इसको कि R3 पैरेलल R2, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पे ये हो गया आपके पास तो आप सिंपल लिख सकते हो RS बाय R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये कभी गलती नहीं करवाएगा आपसे, ये जो फॉर्मूला है ना ये कभी गलती नहीं करवाएगा, लेकिन इसके थ्रू जाएगा उसके थ्रू जाएगा तो वहां पे क्या हो सकती है, गलती हो सकती है, वहां पे क्या हो सकती है, गलती
हो सकती थी, तो इसलिए हम हमेशा क्या याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे कि ये है। तो और I2 की अगर वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, टोटल करंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जिसके थ्रू करंट हमको निकालना है डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। और पैरेलल में हमको पता है कि आर इक्विवेलेंट जो होता है 1 बाय आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां तक भी निकालना है। ठीक, क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। सभी को ठीक। अब देखो एक चीज बताते हैं तुमको, यहां पे अगर तुमको एक चीज आती है तो यहां पे तुम दूसरी चीज अपने आप ड्राइव कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्या आपको पता है कि सीरीज का जो ड्यूअल है वो क्या होता है, पैरेलल। और वोल्टेज का ड्यूअल क्या होता है आपके पास, करंट। ठीक, तो देखो अगर आप देखते हो सीरीज के अंदर रेजिस्टेंसेस क्या होती हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जब ड्यूअलिटी की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है वो 1 बाय आर में या कंडक्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास। तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। दिस इज इन केस ऑफ सीरीज। सेम चीज आपने क्या लगा दी, पैरेलल के अंदर लगा दी। उसके बाद वोल्टेज डिवाइडर रूल देखना आप ध्यान से, V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय जिस रेजिस्टेंस के थ्रू निकाल रहे थे डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। दिस इज वोल्टेज डिवाइडर रूल। यहां पे लगाओ, V1 की जगह क्या आ जाएगा, I1, VS की जगह क्या आ जाएगा, IS, डॉट R1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1, और R इक्विवेलेंट की जगह क्या आ जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट। मिल गया। तो इसका मतलब अगर तुमको वोल्टेज डिवाइडर मालूम है तो वहां से तुम करंट डिवाइडर निकाल सकते हो, और तो अगर तुमको सीरीज में रेजिस्टेंस निकालनी आती है तो तुम पैरेलल में भी निकाल सकते हो। दिस इज बेसिकली ड्यूअलिटी जो हमने पढ़ी थी वहां पे। कहां पे पढ़ा था, डिजिटल में पढ़ा था इसको हम लोगों ने, सिग्नल्स में पढ़ा था इसको हमने, और अब नेटवर्क में भी इसी को देख रहे हैं। तो ड्यूअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि डिजिटल में क्या कहता था कि इफ अ फंक्शन इज ट्रू देन इट्स ड्यूअल इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू। ठीक है, तो अगर तुमको एक चीज आती है तो तुम दूसरी चीज बेसिकली ड्राइव कर सकते हो। ठीक, क्लियर है, क्लियर है सभी को। ओके, तो आज का हमारा टाइम हो गया है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम लोग जा सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, कल मिलते हैं फिर हम लोग। कोई भी। ओके, थैंक यू।